दोस्तों, विरोध का विलेन मोदी जी के देशभक्ति के बाद भी आखिर क्यों हेट फैल रहा है? मोदी जी के इतने अच्छे कामों के बावजूद क्यों मिलते हैं इतने हेट कमेंट्स? देश वर्सेस क्रिटिसिज्म का सच। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मोदी जी ने देश के लिए जान लुटा दी, सर्जिकल स्ट्राइक से देश का गौरव बढ़ाया, जीएसटी से इकोनॉमी को सिंप्लीफाई किया, स्वच्छ भारत से शौचालय बनाए। 70 सालों में जो काम नहीं हुआ वो काम मोदी जी ने सिर्फ 10 सालों में कर दिखाया। फिर भी उन्हें एंटी नेशनल और करप्ट जैसे लेबल्स मिल रहे हैं। आखिर क्यों? क्या देशभक्ति और विकास के बाद भी लोग नाराज हैं? तो आज हम इसका रियल रीजन और सॉल्यूशन दोनों जानेंगे। तो अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के उन अच्छे कामों की जिन्होंने इंडिया को दुनिया के सामने एक नई पहचान दी है। तो चलिए शुरू करते हैं राम मंदिर से। जब मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया तो सिर्फ एक मंदिर नहीं बना बल्कि 500 साल पुरानी संकल्प को पूरा किया। अयोध्या में राम लल्ला अब अपने घर में बैठे हैं और ये सिर्फ एक धर्म का नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव का सवाल था। मोदी जी ने इसे देश की एकता का प्रतीक बनाया, लेकिन इस पे ऑपोजिशंस ने कहा मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगने का ड्रामा है। लेकिन करोड़ों लोगों का दिल तो राम मंदिर से जुट गया है। और आपको बता दें, मंदिर के साथ साथ अयोध्या को स्मार्ट सिटी भी बनाया गया, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट सब बढ़ा है। और अब बात करें सर्जिकल स्ट्राइक की। 2016 में उरी अटैक के बाद मोदी जी ने पाकिस्तान को जवाब देने का फैसला लिया। वो इतिहास बन गया जब इंडियन आर्मी ने पीओके में घुसकर टेररिस्ट को ठोक दिया। देश ने पहली बार महसूस किया कि अब हमारा पीएम दिल की नहीं दिमाग की सुनता है। फिर 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ। उस वक्त मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि घर में घुसकर मारेंगे। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, पॉलिसी है। लेकिन इस पे ऑपोजिशंस ने कहा ये सब मोदी जी का पीआर स्टंट है। लेकिन जनता के दिल में मोदी जी का इमेज स्ट्रॉन्ग लीडर बन गया। हम बात करें आर्टिकल 370 की। जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को एकदम फुल्ली इंडिया का हिस्सा बनाया तो बीजेपी सपोर्टर्स ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे बड़ा कदम कहा। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को छीनकर मोदी सरकार ने वहां की आइडेंटिटी को खत्म कर दिया और कश्मीर को मिलिट्री जोन बना दिया है। लेकिन मोदी जी का विजन सिर्फ देशभक्ति तक सीमित नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंडिया को सुपर हीरो बनाया है। 2014 से 2.5 गुना ज्यादा हाईवेज बने और आपको तो पता ही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसा प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। 70 से ज्यादा एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज किए, जैसे खुशीनगर एयरपोर्ट जिसमें बुद्धिस्ट टूरिस्ट को डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिली। अटल टनल जैसे प्रोजेक्ट्स ने लद्दाख को विंटर में भी कनेक्टेड रखा है। और मेट्रो सिटी से लेकर टायर 2 सिटीज तक मेट्रो नेटवर्क्स एक्सपेंड किए हैं। लेकिन इस पे ऑपोजिशंस कहते हैं ये सब अमीरों के लिए है, गरीब तो पेट्रोल के दाम से परेशान है। और स्वच्छ भारत हो या डिजिटल इंडिया, मोदी जी ने हर सेक्टर को टच किया है। पहले गांव में शौचालय नहीं थे, आज 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बन चुके हैं। डिजिटल इंडिया ने यूपीआई को दुनिया का सबसे बेस्ट ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाया, आज एक चाय वाला भी पेटीएम करता है। और जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को इतना सिंपल किया कि अब एक छोटा सा बिजनेसमैन भी ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर लेता है। लेकिन ऑपोजिशंस कहते हैं मोदी जी के डिजिटल इंडिया में जॉब्स नहीं सिर्फ डाटा कलेक्शन और सर्विलेंस हो रहा है। बात करें हेल्थ सेक्टर में, आयुष्मान भारत ने 50 करोड़ गरीबों को फ्री ट्रीटमेंट दिया है। ये स्कीम इतनी बड़ी है कि अमेरिका भी इसे स्टडी कर रहा है। और फॉरेन पॉलिसी, मोदी जी ने यूएस, जापान, यूएई जैसे देशों से दोस्ती बढ़ाकर इंडिया को विश्व गुरु बनाया है। यूएन में भी हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ा है। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज ने इस पर भी मोदी जी को नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि G20 सिर्फ एक शो ऑफ था, दिखावा था, असली इश्यूज पर ध्यान नहीं दिया गया। दुनिया के सामने फेक इमेजेस दिखाने के लिए सब कुछ चमका दिया, पर असली दिल्ली के लोग परेशान ही हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो कदम है जो एक नए भारत की नींव रखते हैं। मोदी जी ने देश को सोचने का तरीका ही बदल दिया। उनका एक डायलॉग है, पहले हम चलता है एटीट्यूड में जीते थे और आज कैन डू स्पिरिट है। लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि मोदी जी का ये सब दिखावा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई पीएम 10 सालों में इतने रिफॉर्म्स लाए हैं तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना बनता है। और ना सिर्फ राम मंदिर, ना सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक तक,
मोदी जी ने हर फील्ड में इंडिया को आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मोदी जी के ऐसे काम जिस पर लोग नाराज हुए, मोदी जी के वो फैसले जो लोगों को गलत लगे। पर क्या होता अगर ये ना होते। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार के दौरान कुछ ऐसे कदम उठाए जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहे। लोगों ने इन पे नाराजगी भी जताई, प्रोटेस्ट भी हुए और ऑपोजिशन ने इन पे खुलकर अटैक भी किया। पर सोचिए अगर ये डिसीजंस ना लिए जाते तो भारत आज किस हालात में होता। तो बात करेंगे उन्हीं बड़े फैसलों की जो क्रिटिसाइज किए गए थे और ना जाने कितने नुकसान होने से हम लोग बच गए। सबसे पहले बात करें डीमोनेटाइजेशन। क्या काला धन रुकता? 8 नवंबर 2016 मोदी जी ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया, 500 और 1000 के नोट्स बंद करने का। एकदम से पूरे देश में हलचल मच गई, लोग एटीएम के बाहर लाइंस में लग गए, बिजनेसेस डाउन होने लगे और ऑपोजिशन पार्टीज ने इसे तुगलकी फरमान तक कह दिया। तुगलकी फरमान का मतलब होता है अजीब या अदूरदर्शी। ये शब्द का इस्तेमाल किसी अजीब फैसले के लिए किया जाता है। इस पे ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है मोदी जी ने एक इकोनॉमिक डिजास्टर क्रिएट कर दिया है, गरीब भूखे मर रहे हैं और ब्लैक मनी वालों का कुछ नहीं बिगड़ा। ये एक अंधाधुंध डिसीजन है जो पूरे देश के लिए एक नाइटमेयर बन गया है। पर सोचिए अगर डीमोनेटाइजेशन नहीं होता तो क्या होता। काला धन अपने सिस्टम में रहता और बढ़ता और ब्लैक मनी वालों के मजे ही मजे। फेक करेंसी का मार्केट बढ़ जाता जो टेरर फंडिंग का एक बड़ा सोर्स था और डिजिटल इकोनॉमी को जो बूस्ट मिला वो शायद कभी नहीं मिलता। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि डीमोनेटाइजेशन कितना जरूरी था। तो हाँ दोस्तों, लोगों को तकलीफें हुई लेकिन इसके बिना हम काले धन के अगेंस्ट जो स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सके वो नहीं ले पाते। फिर बात करें जीएसटी की, बिजनेसमैन की परेशानी या एक नया भारत। जब मोदी जी ने वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए तब भी बहुत लोग नाराज हो गए। छोटे बिजनेसेस वाले बोले ये उनके लिए एक जुल्म है। ट्रेडर्स ने प्रोटेस्ट भी किए। इस पे ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा ये गब्बर सिंह टैक्स है जो स्मॉल बिजनेसेस का गला घोटा है। ये एक बैडली इंप्लीमेंटेड सिस्टम है जो सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता है। पर सोचिए अगर जीएसटी नहीं होता तो क्या होता। मल्टीपल टैक्सेस का झंझट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक बिजनेसेस करना एक नाइटमेयर होता क्योंकि हर जगह अलग अलग टैक्सेस लगते जो सिर्फ पेपर वर्क और करप्शन बढ़ाता। यानी कि एक स्टेट में एक चीज सस्ती और दूसरे में महंगी, मतलब कस्टमर और बिजनेसेस दोनों कंफ्यूज रहते। जीएसटी के बिना ये प्राइस गैप और बढ़ता जो इकोनॉमी को नेगेटिवली इंपैक्ट करता और करप्शन का बाजार गर्म रहता। जब हर स्टेट में अलग अलग टैक्सेस होते तो मिडिल मैन और टैक्स ऑफिसर्स के पास मैनिपुलेशन का एक बड़ा मौका होता जो ब्लैक मनी और करप्शन को और फ्यूल देता। तो हाँ दोस्तों, शुरू में प्रॉब्लम्स आई लेकिन आज जीएसटी से टैक्स सिस्टम बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया है और लॉन्ग टर्म में ये एक स्ट्रॉन्ग मूव साबित हो रहा है। बात करें आर्टिकल 370 की, कश्मीर की आजादी या वही पुराना रास्ता। 5 अगस्त 2019 मोदी जी ने एक और हिस्टोरिक डिसीजन लिया। जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया। जिस स्टेट को एक अलग दर्जा दिया गया था उसको पूरी तरह से भारत का हिस्सा बना दिया गया। इस डिसीजन पे कश्मीर के लीडर्स और ऑपोजिशन पार्टीज का गुस्सा फूट पड़ा, जिसपे ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा ये एक ब्लैक डे है, हम इस डिसीजन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मोदी जी ने एक इमोशनल बॉम्ब गिरा दिया है जो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पर सोचिए अगर आर्टिकल 370 नहीं हटाया जाता, जम्मू एंड कश्मीर हमेशा एक स्पेशल स्टेटस वाली पॉलिटिक्स में फंसा रहता। वहां डेवलपमेंट के नए रास्ते नहीं खुलते और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान रहता और सेपरेटिस्ट और पाकिस्तान को एक और मौका मिलता भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाने का। तो हाँ दोस्तों, लोकल लीडर्स और ऑपोजिशन पार्टीज ने क्रिटिसाइज किया लेकिन आज वहां पीस भी बढ़ रहा है और नए इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आर्टिकल 370 हटाना कितना जरूरी था। और बात करें फार्म लॉज की, किसानों की नाराजगी या फ्यूचर की प्लानिंग। 2020 में मोदी जी ने नए फार्म लॉज इंट्रोड्यूस किए जिसमें फार्मर्स को ज्यादा फ्रीडम दी गई थी कि वो अपना सामान कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट होने लगे और फिर आखिरकार सरकार को ये लॉज वापस लेने पड़े, जिसपे ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा ये काला कानून है जो किसानों को कॉर्पोरेट के हाथ बेच देगा और ये लॉ सिर्फ बड़े बिजनेसेस हाउसेस का फायदा कराने के लिए बनाए गए हैं।
पर सोचिए अगर ये लॉज इंप्लीमेंट हो जाते तो क्या होता। फार्मर्स अपने प्रोडक्ट किसी भी स्टेट या प्राइवेट कंपनी को इजिली बेच सकते थे, मिडिल मैन का रोल कम होता और डायरेक्ट फार्मर्स का फायदा होता और एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइजेशन का एक बड़ा बूस्ट मिलता। तो हाँ दोस्तों, प्रोटेस्ट के प्रेशर में ये लॉज वापस लेने पड़े, पर क्या भारत का फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो अब आप ही बताइए, क्या मोदी जी के डिसीजंस गलत थे? दोस्तों, कोई भी डिसीजन 100% परफेक्ट नहीं होता और हर बड़े डिसीजन पर लोग डिवाइड होते हैं। मोदी जी के डिसीजंस भी वैसे ही थे, कुछ डिफिकल्ट और कुछ कंट्रोवर्शियल। लेकिन अगर ये नहीं होते तो भारत का फ्यूचर कहाँ होता, ये सोचना जरूरी है, क्योंकि भारत आज जिस स्टेज पर खड़ा है, जिस जगह पे है, क्या यहाँ तक पहुंच पाता? तो अगली बार जब कोई पूछे मोदी जी ने क्या उखाड़ दिया, तो उसे बता देना राम मंदिर से राष्ट्रीय गौरव तक, सर्जिकल स्ट्राइक से स्ट्रेटेजिक पावर तक, स्वच्छ भारत से स्मार्ट सिटीज तक और डिजिटल इंडिया से ग्लोबल लीडरशिप तक। और हाँ, ये तो अभी शुरुआत है, आगे और बड़े बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास। तो दोस्तों, मोदी जी कितने भी अच्छे काम कर ले, ऑपोजिशन वाले का काम सिर्फ एक ही है, ना कोई सॉल्यूशन, ना कोई पॉजिटिव अप्रोच, बस मोदी जी के काम को डाउन प्ले करना, नेगेटिविटी फैलाना और लोगों को डार्क साइड में रखना, ताकि उन्हें सच्चाई का पता ही ना चले। लेकिन सच्चाई ये है कि देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन वाले को अच्छे से पता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी, तो उन्हें नेगेटिव नैरेटिव बना के वोट्स चाहिए। जैसे राहुल गांधी ने राफेल डील को स्कैम बोला, लेकिन कोर्ट ने क्लीन चिट दी। टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पे मोदी जी को गाली देना टीआरपी बढ़ाता है। जैसे केजरीवाल ने कहा मोदी जी दिल्ली को पानी नहीं देते, जबकि रियलिटी में दिल्ली जल बोर्ड आप पार्टी के अंडर है। तो दोस्तों, मोदी जी पर कितनी भी नफरत फैलाई जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ देश के विकास के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या हम भी इस नेगेटिविटी का शिकार बनेंगे या फिर सच को पहचान कर देश के साथ खड़े होंगे? आप भी इस नेगेटिविटी से कैसे बचें? सोशल मीडिया पे कीबोर्ड वॉरियर से डिबेट ना करें, टाइम वेस्ट है। फेक वीडियोस और मीम्स को शेयर ना करें और गोदी मीडिया और एंटी मोदी मीडिया से बच के रहें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।